नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के यूट्यूब चैनल टीटी चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सीरीज नंबर है दोस्तों 5 है आपकी। और आज की हम जो प्रैक्टिस सीरीज 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हम 25 प्रश्न करने वाले हैं आज की क्लास में, इस सेशन के इस प्रैक्टिस सीरीज पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 1 से 2 नंबर दोस्तों आपके क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, हर एक सेशन, हर एक प्रैक्टिस सेट आपका 1 से 2 नंबर क्लियर करेगा। जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट अटेंड करेंगे उतने ही आप लोग नंबर जो है कंफर्म करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न सी आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, सभी कमेंट करके बताएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स से अपना आंसर जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है वह उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है और उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे के ध्रुव तारा कहा जाता है। तो यह किसका भाग है? तो यह मत्स्य तारा समूह का एक भाग है आपका ध्रुव तारा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ये प्रश्न पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कहलाएगा? तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, शनि की बात करेंगे। सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा पहला बृहस्पति का नाम आता है, दूसरा आता है शनि की बात करें आकार की दृश्य कर देखें। और शनि के 62 उपग्रह हैं, लेकिन वर्तमान में कितने खोज हो चुके हैं? 82 उपग्रह खोज हो चुके हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह है मीमांस, एनसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे हैं। और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, नोट कर लीजिएगा, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और वरुण के कितने? 13 उपग्रह हैं। और ट्रिटोन व मेरिड इनमें से प्रमुख उपग्रह हैं। और पृथ्वी का सभी लोग जानते हैं एकमात्र चंद्रमा है। मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर या 23.5 डिग्री नॉर्थ पर या 23.5 साउथ पर या 23 साउथ पर। तो कितने डिग्री पर मकर रेखा कहलाती? सभी लोग जानते हैं कि 23.5 साउथ, यानी कि क्या कहते हैं जिसे भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.50 को अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये साउथ और नॉर्थ जो दिया है इनमें बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो पहले यह ध्यान देना, उत्तर अगर नॉर्थ आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ आता है तो यह कहलाएगा क्या? मकर रेखा नहीं, है भूमध्य रेखा कहलाएगी। अगर आपका 23.5 साउथ या दक्षिण आता है तो ये आपका मकर रेखा कहलाएगा। दक्षिण मकर रेखा और आपका उत्तर है भूमध्य रेखा, ये आपको ध्यान देना है। चौथा प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? इनमें बहुत ही बड़ा कंफ्यूज है, 21 जून और 22 दिसंबर में, या जून और दिसंबर में बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है। तो जब भी दक्षिणी गोलार्ध पूछा जाए तो आपको 22 दिसंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि बुध जो है निकटतम सबसे ग्रह सूर्य के कहलाता है। और हमारे सौरमंडल में सूर्य बढ़ती हुई जो दूरी है आप लोग देख सकते हैं, सबसे नज़दीक बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे में पृथ्वी आती है, चौथे में मंगल, पाँचवें में बृहस्पति, छठवें में शनि और सातवें में अरुण आता है। और वरुण आपका 8वां हो जाएगा। और इस प्रकार बुध के सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध ग्रह है। छठवां प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत सभी प्यारे मित्रों का सपोर्ट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए।
छठवां प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यामनोत्तर पर खींची हुई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामनात्तर रेखा कहते हैं। तो सभी जानते समझते हैं आप लोग, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, कि जो पृथ्वी तल की जो काल्पनिक रेखा 1800 मेरिडियम यामनोत्तर पर खींची है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी तल पर 1800 मेरिडियम यामनोत्तर रेखा जो काल्पनिक है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में बांटा गया है। तो किसके अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र को बांटा गया है? तो काल्पनिक रेखा जो 1800 मेरिडियन यामनोत्तर रेखा है, यह इस काल्पनिक रेखा द्वारा पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्षेत्र को बांटा गया है। सातवां प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है? तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण मौसम कहलाता है या सबसे महत्वपूर्ण तत्व कहलाता है वह वृष्टि कहलाती है। किसकी बात कर रहे हैं? वृष्टि। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो है उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। आठवां प्रश्न दिया गया है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य की दूरी पर, उसके त्रिज्या पर, उसके घनत्व पर, उसके पृष्ठीय ताप पर। सभी नीचे कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। हर एक भाई बहन है गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना दोस्तों, एनर्जी बरकरार है तो सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है। तो एक नक्षत्र का रंग जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वह पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि नीला रंग जो होता है वह सर्वाधिक ताप को इंगित करता है और पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। प्रश्न आ गया कि कौन सा रंग जो है सर्वाधिक ताप को इंगित करता है? तो वह नीला है। और सबसे कम ताप को इंगित कौन करता है? तो वह पीला रंग है। नौवां प्रश्न दिया गया कि टूटता तारा या उल्का क्या है? एक समान गति से चलने वाला तारा है, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक ऐसा तारा है जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है? तो टूटता या उल्का उसे कहते हैं, ऐसा उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है वायु के घर्षण के कारण। ठीक है, वायु में घर्षण बल लगने के कारण यह आग पकड़ लेता है, जिसे हमें टूटता तारा या उल्का पिंड या उल्का दिखाई देता, जिसे हम उल्का कहते हैं, उसे बोलते हैं टूटता तारा। 10वां प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात जो होता है इसका प्रमुख रीजन और कारण क्या है कि दिन रात होता है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर एक ही जगह पर चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, तो इसके वजह से दिन और रात होते हैं, क्योंकि सभी को पता है, मान लीजिए एक पृथ्वी घूम रही है और इधर से मान लीजिए एक टार्च लगाया जाता है, एक टार्च फोकस का लगाया जाता है, तो इतने में प्रकाश पड़ेगा, जितने में आधे में प्रकाश पड़ेगा यहाँ पे दिन रहता है और जहाँ पे छाया पड़ेगी यहाँ पे रात होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो पृथ्वी सर्किल घूमती रहती है, वैसे ही जो ये इस टार्च के प्रकाश से आएगा, सूर्य के सन के प्रकाश से आएगा, यहाँ पे दिन होता जाएगा और जैसे जैसे छाया आती जाएगी रात होती जाती है। 11वां प्रश्न दिया गया है, 11वां नंबर प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो सभी लोग जानते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह एक ही मात कहलाता है, वह कहलाता है क्या? शुक्र की बात करेंगे। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, क्योंकि आकार में लगभग दोनों पृथ्वी के बराबर ही शुक्र ग्रह है और यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। और यह सौर मंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है और पहले नंबर का बुध आता है, इसके बाद शुक्र आता है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, इसके बाद बृहस्पति आता है। ठीक है, और पृथ्वी का बहन शुक्र को ही कहा जाता है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव के अक्ष की ऊपर स्थित होता है,
या हम कह सकते हैं ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में इससे दिखाई देता है। इसका एक ही रीजन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष की ओर स्थित है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच आता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आता है, या पृथ्वी सूर्य चंद्रमा की सीधी रेखा में होते हैं। तो एक बात जान लीजिए, ये मान लीजिए सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये हो गया चंद्रमा। तो जब ये एक साथ आते, जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सॉरी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आपके बीच में पृथ्वी आती है, सूर्य और चंद्रमा के सीधे में जब यहाँ पे बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात जो अब यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है और दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। अगला प्रश्न है तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वजन का, दूरी का, ताप का या आकार का? जो तारे होते हैं, तो तारे का जो वर्ण होता है किसका सूचक कहलाता है? तो सभी लोग जानते हैं ताप का सूचक कहलाता है। टेम्परेचर की बात करेंगे। सितारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। वास्तव में विभिन्न तापमान वाले तारे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई तारा लाल रंग दिखाई देता है तो उसका तापमान लगभग, ठीक है, कितने होगा? 3,00,000 केल्विन के बराबर होगा। यह सॉरी 30,000 केल्विन के बराबर होगा। और वास्तव में यह प्रक्रिया तारे द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय तरंगों पर निर्भर करती है। और अलग अलग तापमान वाले तारों का रंग अलग अलग होता है। अगर 33,000 से लेके 40,000 तक का केल्विन के ऊपर वाले तारों का रंग नीला होता है, और 10,000 से 30,000 तक के बीच तापमान वाले तारों का रंग नीला और श्वेत का मिश्रण रंग दर्शाता है। 15वां प्रश्न है कि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल, शनि, सूर्य या चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं? शनि की बात कर रहे हैं, शनि ग्रह की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर एवं धूल कणों से निर्मित एक घेरा या वलय पाया जाता है, जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। और यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी? सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करके बताएं कि जिनको पता है, जिनको नहीं पता है फिर भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते, वो हमेशा जीतते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉस्मोलॉजी या खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रह, सौरमंडल निर्माण, सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और यह 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी के बारे में बढ़ती जिज्ञासा का ही प्रतिफल था कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत दिया था। और कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत के बाद मानी जाती है। 17वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न आ चुका है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल और गैस को क्या कहते हैं? गुच्छा, वायुमंडल, आकाशगंगा या सौर परिवार? तो घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल और गैस को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। वैज्ञानिक भाषा में आकाशगंगा को परिभाषित करने पर यह कहा जाता है कि यह जो है तारों का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बटे हुआ है
और प्रत्येक आकाश गंगा में तारों के अतिरिक्त गैसों और धूलों का विशाल बादल भी होता है। और 2007 में आकाश गंगा में एक HI 1523-0101 नाम के तारे की आयु 13 से 20 अरब साल अनुमानित की गई थी। इसलिए आकाश गंगा कम से कम उतना ही पुराना तो है ही होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कितने अरब वर्ष दिया गया है। 18वां प्रश्न है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? जो पश्चिम निवासी हैं तारामंडल में, जो सप्तऋषि है, कहते हैं 7 ऋषि हैं, उसको पश्चिमी निवासी जो है किस नाम से जानते हैं? सेवन मोंक, अल्फा सेंचुरी, बिंग डीपर या स्मॉल बियर। तो सभी जानते हैं तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी जो है बिंग डीपर के नाम से जानते हैं। सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है और अंग्रेजी में इसे अर्सा मेजर या ग्रेट बियर या बिग बियर कहा जाता है। और इन सब का अर्थ है बड़ा भालू, अर्थात अमेरिका और कनाडा पश्चिमी निवासी में से बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या बर्नार्ड। देखिए हम तारा पूछ रहे हैं, पृथ्वी नहीं पूछ रहे हैं कि सूर्य से सबसे निकटतम पृथ्वी बुध बता दे, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह आप बुध बता दें। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा पूछा जा रहा है। अगर आपका जवाब अल्फा सेंचुरी है, ठीक है, तो आपका गलत जवाब जो है गलत दिया गया है, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है, जो सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और इसी प्रकार साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। अल्फा सेंचुरी प्रोक्सिमा को शामिल करते हुए 3 तारों का एक समूह है। और ध्यान देनी बात यह है कि सेंचुरी एक M5 VE M5 WL श्रेणी का तारा कहलाता है, जिसका अर्थ होता है यह छोटा मुख्य अनुक्रम तारा है या फिर एक उपबौना तारा है। तो आप लोग समझ सकते हैं। 20वां प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती? स्थल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना। तो सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, अभी जो कोरोना जो आपका जो वायरस आया था, तो उसके लिए आपको ऐसा चित्र और आपके आया होगा फेस, ठीक है, हर जगह ये चित्र आया था। तो सूर्य का जो ये बाहरी मंडल है, ये जो बाहरी मंडल, इसको कोरोना कहा जाता है, इसलिए आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर, इनर टू आउटडोर की तरफ 3 भाग हैं। फोटोस्फीयर प्रकाश का मंडल है, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल है, कोरोना प्रकाश मंडल भाग को मनुष्य को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह कोरोना की बात कर रहे हैं। परंतु कोरोना तो बाह्यतम भाग है, केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। ज्ञातव्य है कि आयोग द्वारा इसका उत्तर वर्णमंडल दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? कैट स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार कहा जाता है। तो सौरमंडल के बाहर जो साइरस नामक एक चमकीला तारा है, उसको कैट या डॉग किसके नाम से जाना जाता है? तो यह डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। और यह तारा वास्तव में 2 तारों का समूह है, जिसमें एक तो मुख्य अनुक्रम तारा होता है जिसे डॉग स्टार ए कहा जाता है, और दूसरा सफ़ेद बौना तारा जिसे डॉग स्टार बी कहा जाता है। और डॉग स्टार पृथ्वी के लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और डॉग स्टार ए का द्रव्यमान सूरज से 2 गुना है, जबकि डॉग स्टार बी का द्रव्यमान सूरज के लगभग बराबर है। यानी डॉट स्टार ए बड़ा भाग है, डॉट स्टार बी छोटा भाग है, इसलिए इसको सफ़ेद बौना तारा कहा गया है और पहले वाले को डॉग स्टार ए कहा गया है। 22वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया के द्वारा, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, दोहन प्रक्रिया के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सभी लोग जानते हैं संलयन की प्रक्रिया। और सभी प्यारे मित्र को फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। सारे PDF फाइल नोट्स आपको हर एक क्लास हर कंसेप्ट के मिलते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में TT परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। प्रैक्टिस सीरीज है, अगर इसे आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका डेफिनेटली है पूरा फुल रिविजन हो जाएगा और नोट्स पाकर आप लोग
घर में जब भी टाइम मिले आप वहाँ पर भी रिवीजन कर सकते हैं। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फियर, प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है या कोरोना कहा जाता है? अभी हम जस्ट ही बात किए थे कि सूर्य की जब सबसे ऊपरी परत होती है कोरोना या क्रीट, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्रीट या कोरोना कहलाती है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह जो होता है श्वेत वर्ण का होता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो यह श्वेत वर्ण का होता है। और कोरोना चांद या पानी की बूंदों के विवर्तन के द्वारा सूर्य के चारों ओर बनाई गई एक पस्टेल हेलो को कहते हैं। इसका निर्माण प्लाज्मा द्वारा होता है। और कोरोना का तीव्र तापमान अभी तक ज्ञात भी नहीं हो पाया है। 2 प्रश्न है इस सीरीज में, प्रैक्टिस सीरीज 5 में 2 प्रश्न और बच्चे, इनको कंप्लीट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 2 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट, 20 मिनट। और बता देते हैं 1 तारीख से लगभग सभी सब्जेक्ट की हम प्रैक्टिस सीरीज चलाने वाले हैं, सभी ऑल सब्जेक्ट की। इसलिए जितनी प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड मिनट में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 8 मिनट 3 सेकंड, 8.3 मिनट में पहुंचता है, यानी 8.30 सेकंड में, 8 मिनट 30 सेकंड। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितने हैं? आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतने मील है। और सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट लगते हैं। और इसी प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। और 25वां प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। तो जब चमकीला भाग है वह ऊपरी भाग है, और ऊपरी भाग को ही क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहता है? सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। सूर्य की सतह में जो दीप्तमान रहती है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर का तापमान 58,000 केल्विन या 60,000 सेंटीग्रेड प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो ये रहे दोस्तों आज के सेशन प्रैक्टिस सीरीज में 5वां या प्रैक्टिस सीरीज है। 25 प्रश्न हमने किए और अंत में पेडागॉजी के भी प्रश्न कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टोटल तैयारी हमारी ईवीएस में 30 में से 28 प्लस की चल रही है, और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का तैयारी बिल्कुल टारगेट है। और ये 3 से 4 महीने में इतनी तैयारी करना है, इतनी तैयारी करना है कि अब तो भैया आर पार की लड़ाई है, बेफिक्र तैयारी कीजिए। अब ये समय मत चूकेगा, क्योंकि आने वाला जो वैकेंसी है कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसे पर, इसी भरोसे पर कायम रहें कि इस बार बिल्कुल सिलेक्शन पा के चलना है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर। बाकी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, चैनल को विजिट कीजिए, चेक कीजिए। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट 30 नंबर का होगा। और 30 नंबर में जितना अधिक नंबर कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए सिलेक्शन के लिए होगा, उतना ही अच्छा आपके सपने को प्राप्त करने के लिए होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।